नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने आपको बताया था कि एक दिन हिंदी का टेस्ट और एक दिन आपका सीडीपी यानी कि आपका जो मनोविज्ञान है और प्लस आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका और बाल विकास आ जाता है एक ही में, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें प्राथमिक स्तर के भी और दोस्तों आपके जूनियर स्तर के भी, दोनों हम कराएँगे इसमें, यानी कि यूपी टेट में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, तो प्राथमिक वाला भी और जूनियर वाला भी, दोनों मिक्स होगा। तो आज हम लोग केवल 2018 का दोस्तों हमने एक सीरीज लाया था, आपको दिखाए थे, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो प्रश्न होगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेनेशन के साथ रखा हुआ है प्रश्न को। यह पीडीएफ आपको करंट हेवन के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और सारे क्लासेस दोस्तों जितने करा दिए गए हैं, जैसे कि मैथ के कंप्लीट क्लासेस हो चुके हैं, हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी का और सीडीपी का एक एक दिन रैंडमली टेस्ट होता है 9 से 9:10 9 साढ़े 9 के बजने के बीच में, तो आप डेली आ जाया करें। और आपका एक डाउट क्लास चलता है साथियों 7 साढ़े 7 8 बजने के करीब में, उसको जरूर लिया करें। और सुबह यानी कि आपका अभी फिलहाल में एक एक दिन कर कर हम एक दिन मैथ और एक दिन इन्वायरमेंट का क्लास करते हैं दोस्तों 2:30 या 3 बजने के करीब, यानी दोपहर में, तो उसको भी आप लिया करें, क्योंकि 2-3 क्लासेस जो हैं आप लिए अगर डेली लेते हैं और बाकी क्लासेस जो हो गए हैं पूरे कवर हो चुके हैं, उसको रिवीजन करिए। बस इतना कर लेते हैं तो 120 कहीं नहीं गया है साथियों ना। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सभी प्रशिक्षु देंगे। 30 प्रश्न हैं। यह 30 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, ऐसे एज इट इज आएंगे। जहाँ से थोड़ा बहुत घूमेगा हम उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे थोड़ा सा, आप उसके इधर इर्द गिर्द ही आएंगे। तो 30 प्रश्न में आप कितना सही करते हैं लास्ट में बताइएगा दोस्तों। 30 में अगर आप 25 आते हैं, 25 प्लस, तो इतना मानिएगा अपने आप को सुपर, अपने आप को सुपर मानिएगा भाई, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है और यह डेली आपको फॉलो करना है। डेली क्लास हिंदी का सीडीपी का, हिंदी का सीडीपी का डेली चलता है, ठीक है। डेली फॉलो करिए। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पश्च अन्वेषण साधन साक्ष्य, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? साथियों किसके उदाहरण हैं? तो याद रखिए साथियों, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध विधि के उदाहरण हैं। किसके भाई? स्वतः शोध विधि के उदाहरण होंगे। राइट आंसर जिसका था कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया रहेगा नीचे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। साथियों टेलीग्राम पर जुड़ जाइए सभी लोग, करंट हेवन नाम है और उसको सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा। बताइए दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था दोस्तों? इसमें तो किसने कहा था भाई? ये तो गेट्स ने कहा था ना, इसको तो गेट्स ने कहे थे, ये गेट्स ने कहा था साथियों। तो मतलब इसमें कोई नहीं, इसमें देखिए रॉन्ग आंसर दिया है, यह सभी के सभी गलत हैं। इसमें आपका आंसर होगा गेट्स। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों सीखने का जो वक्र होता है उसकी विशेषताएं कुछ होती हैं, हम बताते हैं कौन कौन सी विशेषताएं, आप लिखेंगे थोड़ा सा। पहली विशेषता क्या होती है साथियों? पहली विशेषता ये होती है सीखने में उन्नति होना। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था, और जो पांचवा होता है दोस्तों उसमें रुचि हो गया, प्रेरणा हो गया, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य की सरलता या जटिलता का पता चलता है। ये विशेषताएं होती हैं सीखने के वक्र का साथियों। एक नोट में आप समझ लेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह आयोग के अनुसार जो प्रश्न पत्रिका है दोस्तों, इसमें यह आंसर ही गलत दिया गया है। यह चीज़ याद रखिएगा, यह नोट में आप डाल के इस प्रश्न के लिए केवल लिख लेंगे। इसमें यह इसका आंसर जो होगा दोस्तों आयोग के अनुसार गलत दिया था। इसमें शायद बच्चों का मतलब कि क्वेश्चन फिर से सही कराया गया था। यह आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है साथियों, बच्चों द्वारा कंप्लेन किया गया था, उनको आंसर शायद इस पर एक नंबर भी दिया गया था, या फिर सबको नंबर दिया गया था जो इसको अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है, अगर गलत क्वेश्चन आता है, पहली बात तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, माइनस मार्किंग होता नहीं है, तो आपको इसमें आंसर सभी प्रशिक्षुओं को देना पड़ेगा। यह हुआ था उस बार में। तो इसका राइट आंसर गेट्स होगा, गेट्स होगा, आप लिख लेंगे गेट्स। इसमें नहीं दिया है ऑप्शन। आपको एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, नीचे मिल जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे साथियों ना, पीडीएफ इसको आपको मिल जाएगा करंट हेवन के टेलीग्राम पे साथियों। अगला बताइएगा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक कि बिल्ली वाला जो इन्होंने इन्होंने सिद्धांत दिया था बिल्ली का ना, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा शामिल है भाई? अभ्यास वाला। बताइए अभ्यास तो शामिल है भाई, अभ्यास का नियम ही तो कहते हैं थॉर्नडाइक के नियम को। प्रभाव का नियम भी कहते हैं, प्रभाव पढ़ा था बिल्ली से, देख रहे हैं घंटी बजा था, तो दरवाजे वाली पूरी कहानी आपको याद होगा। हम लेने वाले हैं बहुत जल्द बेसिक क्लास, या फिर अर्चना मैम से वही लेंगी क्लास, अन्यथा हम लेंगे। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे क्लास आपके टेस्ट चलते हैं, टेस्ट रेगुलर दीजिए आप। बताइए इसमें दोस्तों तत्परता का नियम भी होगा, यानी कि यह तीनों तो राइट हैं आपके। नहीं की बात किया है तो क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे और आंसर इसका होगा साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, इसमें नहीं होगा साथियों, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप, है ना। थॉर्नडाइक के अधिगम के
कुल 8 नियम हैं। कौन कौन से भाई? जिनमें 3 प्राथमिक और 5 गौड़ हैं। 3 प्राथमिक कौन कौन से? आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों प्राथमिक दोस्तों कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं संतोष या असंतोष का नियम। ये 3 तत्परता के नियम हैं। आप खुद सोचो, जब आपका एग्जाम सर पे होता है तो बहुत तत्पर हो जाते हो, तत्परता आपके अंदर तत्परता आ जाती है, जिज्ञासा आ जाता है कि आपकी आंखें 4 बजे खुल जाती हैं। जिस दिन पेपर होता है, आप भले अलार्म लगाओ, उस अलार्म के पहले ही आपकी आंखें खुल जाती हैं, है ना? अगर किसी बात को, किसी चीज़ को अगर अभ्यास में लिया जाए, रेगुलर अभ्यास में लिया जाए, प्रैक्टिस किया जाए निरंतर, तो वह चीज़ें आगे जाकर हमें दिखता दिखता है कि उसमें कुछ सुधार होने लगते हैं, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, संतोष और असंतोष की भावना। अगर आपके अंदर जो आप शिक्षा मतलब कि आप प्रशिक्षु हैं और हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लाइफ में संतोष की भावना तो होनी नहीं चाहिए। संतोष और असंतोष का प्रभाव पड़ता है। अगर आप संतोषी हैं, तब भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब आप उतने से कबूल कर लीजिए, हमारा अब इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। असंतोष की भावना जब होती है ना घर में, माइंड में, तब आपको कुछ सीखने का ज़्यादातर मौका मिलता है ना? तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब गौड़ नियम यानी सहायक नियम भी इसे कहते हैं, इसमें 8 हैं नियम। कौन-कौन से आप देख लीजिए। पहला है बहुत प्रक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ये सब याद कर लेंगे, पूछता है इनमें से कौन नहीं है कौन है। आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ये सब आ जाते हैं गौड़ में साथियों, याद रखना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है भैया? अनुकूलित, अनुकूलित की जब भी बात करेगा साथियों, तो आप बताएंगे यह हमारा व्यवहार पर बल देता है, व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बताएंगे आईपी पावलाव। पावलाव कुत्ते का नियम, है ना? यही दिए थे पावलाव ना? पावलाव कुत्ते, कुत्ते के लिए इन्होंने ये जाने जाते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है दोस्तों, यह व्यवहार पर बल देता है। जैसे कि कुत्तों को जब रोटी रोटी डाला गया, तो एक दिन डाला गया, दूसरे दिन डाला गया, तीसरे दिन डाला गया, फिर चौथे दिन से कुत्ता खुद वहाँ पर आकर लार टपकाने लगता है ना? ऐसे ही रहता है ना? ये सारी कहानी आपको पता होगा। इसका हम बहुत बेसिक क्लास लेने वाले हैं, घबराइए मत, बल्कि टेस्ट आप देते रहिए रेगुलर। इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। यह पावलाव, आईपी पावलाव करके थे, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इसे व्यवहार का भी सिद्धांत कहते हैं। यह व्यवहार पर बल देता है, सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्रिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आंसर क्यों दिख जा रहा है भाई? माफ़ी दीजिएगा, अब से ऐसा नहीं होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम साथियों क्या है? तो बता देंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन बोलते हैं, प्राचीन अनुबंधन नहीं बोलते हैं, समीपस्थ भी नहीं बोलते, चिन्हित भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नैमित्त, नैमित्तिक अनुबंधन बोला जाता है साथियों इसको। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बता देंगे B.F. स्किनर थे, जिन्होंने चूहे चूहे पर प्रयोग करा था, आपको पता होगा दोस्तों। इस सिद्धांत का दूसरा नाम था नैमित्तिक अनुबंधन, याद रखना, नैमित्तिक अनुबंधन। और व्यवहार वाला कौन था? तो पावलाव वाला था, यह बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और प्राथमिक नियम में किसके थे? तो बता देंगे प्राथमिक जो नियम था दोस्तों, प्राथमिक के 3 आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव संतोष असंतोष का नियम, है ना? तो यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए भाई। यह PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं कि डी ऑप्शन भी दिख जाए आपको, डी वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब देखिए, अब दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम मतलब लर्निंग दोस्तों। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर मिलेगा। जो चीज़ें हिंदी में नहीं समझ में आएंगी वो आप इंग्लिश में देख सकते हैं वहाँ पर, वैसे इंग्लिश वाला ज़्यादा क्लियरिटी होता है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है साथियों? तो बता देंगे अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है भैया, इससे ये तो अधिगम का नियम है भाई। अधिगम की कितने विशेषताएं हैं अभी हम आपको गिना देते हैं दोस्तों, कितने विशेषताएं हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों, उसमें परिवर्तन होता है भाई, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुत्ते की बात कर लें, पावला वाला, तो हुआ था कि नहीं? अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है दोस्तों, प्राणी की अभिवृद्धि भी होता है इसमें। अधिगम का लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया होता है, लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया होता है, इसे बोलते हैं। अधिगम परिवर्तनशील होता है, आप सीखते चलो, परिवर्तन आप में अपने आप दिखने लगेगा भाई। सीख रहे हो ना, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप पहले छोटे थे तो कहाँ थे? आपको क ख ग घ सीखे, फिर आप बड़े हुए, थोड़ा सा सीखते चले गए। इसके बाद अधिगम विकासशील प्रक्रिया, भाई विकास तो होना तय है। जब आप कुछ सीखोगे तभी तो आप देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, सेकंड में आए, थर्ड में, इस तरह बढ़ते चले गए कि नहीं? यह भी अधिगम का है कि विकासशील प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और एक है अधिगम सार्वभौमिक भी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है दोस्तों, इसको बोला जाता है। मतलब इसमें अभी हमने किसका नाम नहीं लिया? अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह गलत है दोस्तों, प्रत्यक्ष नहीं होता है इसमें, अप्रत्यक्ष होता है। चलिए अगला चलते हैं। देखिए इसका सी राइट आंसर होगा ना। इसमें देखिए सारा जो हमने बताया वो सारा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, सारा का सारा दिया है ना। अधिगम दोस्तों वातावरण के लिए भी जाना, देखिए अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक भी होता है, अधिगम प्रक्रिया विवेकपूर्ण भी होता है, अधिगम वातावरण की भी उपज होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट ये कोहलरबर्ग, कोहलरबर्ग का नियम बता दीजिए किस लिए था? सभी प्रशिक्षु बताएंगे कोहलर का सिद्धांत क्या चाहता था,
है ना, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है बहुत बार। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, क्या सीखना भाई बता दो, राइट आंसर बताओ दोस्तों। इसमें जो राइट आंसर है संज्ञानात्मक संकार इन्हें बोला जाता है, संज्ञानात्मक संकार को यह सीखना चाहता था दोस्तों। क्या करना चाहता था, संज्ञानात्मक जो संकार थे उसको सिखाना चाहता था, सीखना एक तरह से सीखने की प्रक्रिया बताना चाहते थे। मतलब कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे दोस्तों कि सीखना यानी संज्ञानात्मक संकार्य है। सीखना जो है एक तरह से संज्ञानात्मक संकार है, जिससे हम निरंतर सीख रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमारे संज्ञान में सारी चीज़ें आती चली जा रही हैं। यानी कि अधिगम का यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है साथियों, है ना। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइएगा भाई, लास्ट में सभी प्रशिक्षु बताएंगे कितना आपने सही किया, सभी को बताना है भाई। राकेश जी, शिल्पा जी, जितने भी प्रशिक्षु हमारे जुड़े होते हैं, आज तो पूजा जी भी आ गई थी, अच्छी बात है भाई। आप लोग आइए, देखिए हमारे सिस्टर जितने भी हैं सभी लोग आए हैं आप लोग, और हमारे ब्रदर भी आएंगे भाई। देखो सभी लोग में कंपटीशन होना चाहिए भाई, कंपटीशन होना चाहिए, कितने पर आपने क्वेश्चन की सही किया कमेंट बॉक्स में सबके साथ कंपटीशन करेंगे। और प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज में अपना स्टेटस लगाएं, फेसबुक स्टेटस भैया, व्हाट्सअप पे मतलब फेसबुक आप शेयर करें, फेसबुक पर अगर इस चाहते हैं तो इसको फेसबुक में स्टेटस जो होता है वहाँ पर भी लगा सकते हैं भाई। शेयर कर दीजिए पहले फेसबुक पर, फिर उसके बाद वहाँ से शेयर का ऑप्शन आता है तो स्टेटस लगाने की बात आती है, वहाँ पर स्टेटस लगा सकते हैं, जिससे कि सारे प्रशिक्षु देखेंगे तो आप उनको बताएंगे करंट हेवन चैनल है, अपने सगे संबंधी भाई बहनोई जितनी भी शादी हो गए भाई, हमारी गृहिणियों को बहुत लाभ होता है ऑनलाइन क्लास से, पता है ना, बहुत लोगों का मैसेज आता है, अच्छा लगता है मुझे। तो अच्छी बात है, आप लोग अपने में शेयर करिए और सारे प्रश्नों का आंसर दीजिए, और एक एक प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए साथियों। इसको एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार इसको सॉल्व करेंगे आप। जितने क्लासेस खत्म हो गए उसका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन करते हैं तो समझ लीजिए आप सक्सेस हो जाएंगे भविष्य में। अगर आप पढ़ते जाते हैं तो रिवीजन नहीं होता है ना, बेकार हो जाता है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। कितना पढ़ोगे भाई, रिवीजन जरूरी है। अगला बताओ, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए भाई? यह तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, देख लो। वाक्यों का निर्माण से, वाक्यों के निर्माण से प्रारंभ करोगे बच्चा, गलत। शब्दों के निर्माण से प्रारंभ करेंगे, नहीं भाई ये भी गलत। देखिए सुनो, अक्षरों के शब्दों के मध्य साहचर्य सा, मतलब साहचर्य से हम शुरुआत करते हैं। साहचर्य जो होता है दोस्तों वहाँ से शुरुआत करते हैं, अक्षरों के मध्य साहचर्य से अपनी जो हमारा प्रारंभिक स्टार्टिंग होती है भाषा का सीखने का, वह हम साहचर्य से, शब्दों के अक्षरों से स्टार्ट करते हैं, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से स्टार्ट करते हैं, है ना भाई। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मत लीजिए, एक्सप्लेनेशन हम देंगे, घबराइए मत आप, बस यहाँ पे यह जांचिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए क्लास आपका कम कम से कम नहीं तो 12 क्लास हो चुके हैं, 12 के बाद जितने बचे हैं वो क्लास बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। पहले थोड़ी देर देख लेते हैं, मैम स्टार्ट करती हैं तो ठीक है, अन्यथा हम जैसे ही आपका इन्वायरमेंट का कम से कम हम दोस्तों 12 लेक्चर ख़त्म कर लिए हैं, 12 या 13 लेक्चर और आएंगे, 12 या 13 लेक्चर और आएंगे। ये ख़त्म होने के बाद ही हमारे पास पूरा 1 महीने बचेगा यूपी टेट के लिए, 1 महीने बचेगा, 1 महीने में आपका पूरा खंगाल डालेंगे भाई। तब तक यहाँ पे आप पढ़ ही रहे हो, पढ़िए। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र का या के छात्र शामिल होते हैं, बता दीजिए, होता है या फिर होते हैं दोस्तों। इसमें समावेशी की बात किया जा रहा है, समावेशी। तो बताएंगे दोस्तों, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं भाई, दोनों होते हैं ना, एक मंदबुद्धि वाला भी होता है उसमें। इस शिक्षा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यानी यह होता है बाधित बच्चों में छिपी योग्यता का उजागर करना भाई। जो बाधित बच्चे होते हैं उनके अंदर जो शिक्षा छिपी हुई है, जो योग्यता छिपा हो उसको उजागर करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे हनुमान जी होते हैं ना, क्या होते हैं हनुमान जी, बताओ आप ही। हनुमान जी को अपनी जब सीता के वहाँ पे जाने लगे, सीता को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए समुद्र उस पार, तो जामवंत हो गए, सुग्रीव हो गए, उन लोगों ने हनुमान के जो शक्ति थी उसको उजागर किया, बताया उनको, हनुमान जी जागो, हनुमान जी जागो। तो हनुमान जी जागते हैं, बड़े होते हैं, उनको अपनी शक्ति का एहसास होता है, फिर वो लांग जाते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, बाधित बच्चे होते हैं, उनकी अपनी योग्यता का उजागर उनको करना चाहिए भाई। जो गाना बजाते हैं, आप खुद सोचो, स्कूल में क्या सारे बच्चे गाना बजा देते हैं या फिर गाना गा लेते हैं, नाच डांस कर लेते हैं, नहीं ना। तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर ये योग्यता छिपी हुई होती है। जब वो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनकी वहाँ पे सारी बातें वो करते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं उसमें, तब जाके उनके जो योग्यता होती है वो उजागर होता है, और अलग अलग फील्ड में बच्चे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा में समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है साथियों, इसका मतलब यह है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। सामान्य और विशिष्ट छात्र, ठीक है ना भाई, शामिल होते हैं इसमें। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। अगला बताइए 10वें का राइट आंसर क्या होगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, बता दीजिए कौन सा पद अपरिभाषित करता है, सॉरी परिभाषित करता है ना भाई। तो यह बताएंगे दोस्तों, 10वें का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इसमें गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया बोलते हैं, उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, यानी गणना दोष, क्या बोला जाता है, डिसकैलकुलिया दोस्तों। दोस्तों इस जितनी भी आपका यह है ना दोष,
सिद्धि, इस पर हम एक वीडियो ट्रिक का लाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाएँगे दोस्तों, आप अच्छे से उसको कर लीजिएगा सिर्फ, है ना? बहुत जल्द लाने वाले हैं, उसको हम तैयार कर रहे हैं कॉपी पे, करीब 50 हैं, 50 से 60, इससे बाहर नहीं पूछेगा, 50 से 60 हैं साथियों, है ना? बहुत ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक है भाई, लाजवाब ट्रिक है, आप पढ़ लीजिएगा सिर्फ, इसे गणना दोष कहते हैं साथियों, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, कैलकुलस से बना है, आप समझ जाओगे खुद ही। अगला देख लो, 11वें नंबर का प्रश्न बताइए, समावेशी करण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशी की सफलता के लिए क्या आवश्यक है भाई? 11वें नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों बताइए, क्या क्या आवश्यक है पहले आप बता दो। दोस्तों देखिए, प्रिय वातावरण का होना चाहिए, निर्माण करना, प्रिय वातावरण का निर्माण करना, अभिभावकों का सहयोग लेना, भाई अभिभावक का सहयोग लेंगे तभी तो हमारा जो समावेशीकरण की सफलता है वो सुनिश्चित हो पाएगा भाई, ये भी सही है। यानी कि संवेदनशीलता भी जताया जाना, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना, मतलब उनके साथ जैसे आप जाते हो कॉलेज में पढ़ने, क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाते हो सीखने के, प्रशिक्षण लेने जाते हो भाई वहाँ पर, तो शिक्षकों की सेवा में आप वहाँ पे रहते हो ना, इस तरह से उनको आप पैसा देते हो भले भी, लेकिन वो आपको सेवा देते हैं अपना, आपको सिखाते हैं कि ऐसे करो बच्चा, ये करो, ऐसे आपकी गलती होती है जो गलती को सुधारते हैं, ये होता है उनकी सेवा लेना। इसके बाद समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन, जैसे कि मित्रगढ़ की होना, मित्रगढ़ होना, मतलब मित्र क्या होते हैं, मित्र परिवार क्या होता है, इस पे मैम ने वीडियो अच्छे से बनाया है, आप सारे क्लासेस कर डालिए भाई, आइए प्लेलिस्ट में। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना, जैसे कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारण करेंगे बच्चा कि आप बताओ 30 में से 25 सही करना है आपको, हमने लक्ष्य निर्धारण कर दिया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि हमें 30 में से 25 सही ही करना है, तो ये लक्ष्य निर्धारण हो गया, यह होता है समावेशी की सफलता का आवश्यक तत्व साथियों। तो याद देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों बता देंगे, इसमें संवेदनशीलता आवश्यक है, क्षमता निर्माण का भाव नहीं, यह सब नहीं है, केवल डी इज राइट आंसर दोस्तों, 11 का डी। अगला चलते हैं, एक मिनट, इसका आंसर दिख रहा है, माफी दीजिएगा, 12वें का राइट आंसर बताइएगा। देखिए आंसर दिख जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं उसको, आप ध्यान सुनिए। 12वें का, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, संवेग का तत्व कौन सा होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, कौन कौन सा होता है संवेग के तत्व? 3 होते हैं, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, यानी कि संवेदी नहीं होता है इसमें, राइट आंसर आपका यह होगा, यह डी इज योर राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं, एक मिनट, इसको डी बस पूरा ना आ जाए, नहीं तो आंसर दिख जाएगा। ठीक है भाई, बता दो। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है वो गलत करके आता है। सही क्रम, पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होगा दोस्तों, ज्ञान के बाद क्या होगा, ज्ञान के बाद अवबोध होगा, क्या होगा भाई, अवबोध। देखिए ज्ञान के बाद अवबोध किसमें है, इसमें है डी, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए एक ही तो है, ज्ञान के बाद अवबोध होगा, फिर उसका अनुप्रयोग होगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर दोस्तों क्या होगा, विश्लेषण के बाद क्या होता है, मूल्यांकन होता है, विश्लेषण के बाद मूल्यांकन होता है, विश्लेषण के बाद संश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, फिर मूल्यांकन होता है कि हमने सही किया कि गलत किया, ये सारी बातें होती हैं, राइट आंसर डी। अगला, निम्न में से कौन सा अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे भाई। 14 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा, देखिए अच्छे प्रशिक्षण की, पहले शिक्षण की विशेषता हमको पता होना चाहिए, अच्छे शिक्षण की विशेषता अगर पता होगा तो विशेषता नहीं है अपने आप पता हो जाएगा, क्या क्या विशेषता है बताइए। 3 याद रखेंगे, जनतांत्रिक होना, सहानुभूतिकर पूर्ण होना, इसका बाद प्रेरणा प्रदान करना, प्रेरणा जैसे कि खिलाएगा, दौड़ाएगा, दौड़ाएगा, है ना, यह सब, दौड़वाना, खिलवाना, यह सब ऐसे होना चाहिए। यानी कि राइट आंसर दोस्तों ये क्या होगा, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, प्रेरणादायक शब्द कौन से होते हैं, तो वही प्रेरणा प्रदान करने वाला शब्द हो, तो इसमें दोस्तों क्या नहीं होगा, एक मिनट, स्वेच्छाचारी, यह नहीं होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, यही होगा इसका राइट आंसर ना, नहीं है, मतलब यही नहीं है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, यह भी होना चाहिए, जनतांत्रिक, सहानुभूतिकरण, ये सब होना चाहिए, लेकिन यह सी वाला राइट आंसर आपका है यहाँ पर। देखिए बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, संबंध स्थापित करना, मार्गदर्शन दिखाना, सूचना प्रदान करना, संवेगों का प्रशिक्षण करना, क्रियाशील बनाना, अधिगम को संगठित करना, है ना, ये सब सारे के सारे दोस्तों क्या है आपके, ये अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं, है ना। नेक्स्ट, 15 का राइट आंसर बताइए भाई, 15 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत दोस्तों यह दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा, दोस्तों विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है, आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनेगा। विक्टर ब्रूम ने किसका सिद्धांत दिया है, तो बताएंगे अभिप्रेरण का सिद्धांत दिया, अभिप्रेरण के प्रत्याशा का सिद्धांत दिया है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, डी 16 नंबर बताइएगा, अभी तक आपका कितना आंसर सही होगा भाई, हमने 15 तक कवर कर लिया, 15 में से किसका 10 प्लस आया है बता दो, 10 प्लस किसका किसका है, कमेंट करिए फास्ट। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, अग्रिम व्यवस्थापक परिवार जो है दोस्तों किससे संबंधित है, 16 का जो राइट आंसर होगा साथियों, बस इसमें डायरेक्ट आओ, सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रक्रियाकरण इसका राइट आंसर होगा, जिसका ये सही है भैया, बेहतरीन तैयारी उसकी है। अगला देख लीजिए,
अगला, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, बता दो कौन सा उपयोगी होना चाहिए इसमें? भैया 17 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें कौशलों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है ना? यही होना चाहिए राइट आंसर, यही यह राइट आंसर। कौशल एक अंतरण है भाई, एक गति है, न कि एक उद्देश्य है। अगला, अगला बताइएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण, 18 नंबर का राइट आंसर बताइएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है, यह पूछा जा रहा है भाई ना। तो 18 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, क्या हो जाएगा भाई? शिक्षण का पहले सूत्र क्या है आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह भी शिक्षण का सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है साथियों। और क्या आता है? जैसे कि मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और क्या होगा? आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मतलब यह तो होगा राइट आंसर। यह मतलब कि इसमें नहीं की बात किया है ना, तो अभी यह होगा, यह गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यह नहीं है, मतलब यह हमारा आ गया ऑप्शन में, यह शिक्षण का सूत्र है। इसमें पूछा गया शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है, तो सरल से कठिन की ओर भी है, यह भी तो हो गया। अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब यही हमारा राइट आंसर है। तो दृश्य से अदृश्य की ओर कुछ नहीं होता भाई, आगमन से निगमन की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है ना, विशेष से सामान्य की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, मनोविज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर होता है। याद रखना चाहती हूँ, यानी कि राइट आंसर हमारा बी। बी ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? ज्ञात से अज्ञात 1, मूर्त से अमूर्त 2, अनिश्चित से निश्चित की ओर 3, सरल से कठिन की ओर 4, आगमन से निगमन की ओर 5, पूर्ण से अंश की ओर कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 9 के आसपास होते हैं। अब इसे देख लेंगे, यहाँ पर हम आपको टेलीग्राम पे इसका PDF दे देंगे भाई, सभी बच्चे देख लेंगे अपना। अगला बताइए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। 19 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? देखिए, पहले प्रथम पद की बात किया है ना, तो आपको सारे पद पता होना चाहिए। पहला क्या है? पाठ योजना, पाठ योजना होना चाहिए। तो पाठ योजना इसमें दिया है क्या प्रथम पद? पठन पाठन, देखिए पहला पद दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो पाठ योजना, योजना यानी कि पठन पाठन हो गया। दूसरा फीडबैक, फिर पुनर्योजन, फिर पुनर्शिक्षण, फिर पुनर्फीडबैक, यह होता है। तो इसमें क्या पूछा है? चक्र का प्रथम पद होता है। जो चक्र का प्रथम पद होगा साथियों, यह होगा योजना बनाना। पहले तो योजना बनाओगे, योजना बनाओगे नहीं तो कैसे काम करोगे आगे भाई? योजना का मतलब पाठ योजना ही हो गया, योजना बनाना अनिवार्य भाई। जैसे देख लो आप अपना लास्ट में प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें ही देख लो, आपको इसी वजह से कराया जाता है सारी चीज़ें। देखिए नीचे दिया गया है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके मिल दिया गया इसमें प्लेलिस्ट में। सॉरी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगा अभी का अभी। निम्न में से कौन सा अवबोधक स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो 20वें का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? तुलना। अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है तुलना। तुलना कहाँ दिया है भाई? बी। बी और राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, गलत की तरफ हमको झुकाव देना ही नहीं है, जो आंसर आ रहा है फटाफट उसको लगाते चलेंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, ठीक है ना। देखिए, हम एक दिन आपको यह जरूर बताएंगे कि पेपर को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और आपको OMR सीट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे भरेंगे, यह भी बताएंगे जरूर। कितने प्रशिक्षुओं को नहीं पता होगा, है ना। इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कूट वाला ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको इस प्रकार से करने बताइए। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, तभी संभव होगा जब, यानी कि 21 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? देखिए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, तो यह तो राइट आंसर है भाई। और बी देखिए, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यह भी राइट आंसर है। सी देखो, यानी कि तीनों सही भाई। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होना चाहिए। भैया उनके पास कुछ है ही नहीं, तो विकेंद्रीकरण कैसे माना जाएगा? सुधारों में कैसे प्रभाव होगा? नहीं ना होगा भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेन करी हैं मैम, उसको आप वीडियो देखेंगे, और बहुत जल्द हम बेसिक क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप घबराएं नहीं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी, ये आप पढ़ लेंगे, आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। अलग देखिए, नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा सभी प्रशिक्षु। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? बता दीजिए दोस्तों। वह ध्वनि संवेदन के, अगर ध्वनि संवेदन हुआ तभी तो वह अपना अनुक्रिया प्रकट करेगा भाई। आप जिधर से बुलाओगे उधर वो देखेगा, उधर देखेगा और तब हो जाएगा, है ना। दृश्य संवेदन तो नहीं होगा भाई ना, ये सब कहाँ से होगा? ध्वनि के कारण ही तो बुलाया गया ना उसे, तो वह ध्वनि संवेदना के द्वारा अपना अनुक्रिया प्रकट करेगा। जिधर से आवाज़ आएगी उसका नाम लिया जाएगा, वो उधर जाएगा भाई। राइट आंसर बी। अगला देखिए, इसमें देखिए दो ऊपर हैं, दो नीचे हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होनी चाहिए? प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होनी चाहिए? फटाफट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो होना चाहिए इसमें राइट आंसर आपका वो होना चाहिए 2 से 7 साल के बीच। जो प्रासंक्रियात्मक अवस्था का जो अवधि होता है दोस्तों पियाजे के अनुसार, वो 2 से 7 साल का होता है, यानी कि जन्म से 2 साल नहीं दोस्तों। राइट आंसर बी होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। 4 से 8 साल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए राइट आंसर आपको दिया है बी।
बी ही हमने बताया। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष जो होता है संवेदी प्रेरक काल होता है। 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक काल होता है। 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रिया काल होता है। 11 से ऊपर औपचारिक संक्रिया काल होता है। इसे आप याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला देखिएगा 24 का राइट आंसर बताइएगा। सभी प्रशिक्षु ध्यान से पढ़ेंगे भाई। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद वाले की बात कर रहा है, यानी कि 24 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बता देंगे सी भाई। सी यानी कि भविष्य की योजना का सूझबूझ, ये हमारा बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है भाई। बालक बालक अवस्था में, बाल्यावस्था जो होता है साथियों, उतना सोच थोड़े पाते हैं वो लोग, है ना। अब अलग बात है, किसी में बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होगा बच्चा, वह तो सोच सकता है, लेकिन यहाँ पर भविष्य की योजना का सूझबूझ बालकों की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। वो उनकी बौद्धिक अवस्था के विकास में उत्तरदायी नहीं होता है। समझ है कि नहीं? तो यानी कि विज्ञान की काल्पनिक कथाएं में अधिक रुचि होती है उनकी। जैसे देखते हैं आप ना, कभी घर में देखिएगा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर कुछ टूट फूट जाता है तो फटाफट उसको जोड़ना स्टार्ट करना। अगर कोई मान लीजिए कोई बिजली वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह खराब हो जाता है तो उसको लेकर पेचकस खोलना, उसको जोड़ना तोड़ना खराब करना, मतलब ये सब करते हैं भाई, हम लोग भी करते थे, है ना। आज भी होता है, हम लोग से होता है भाई। और हम लोग आज भी कुछ बिगड़ जाता है घर में तो हम लोग लेकर वही चल देते हैं अपना हथियार वगैरह, है ना। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भाई, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी, यह भी जरूरी है। काल्पनिक भयों का अंत, यह भी जरूरी है भाई, है ना। जो काल्पनिक भय होते हैं उसका अंत भी होना इनकी विशेषता होती है, ना कि विशेषता नहीं होती है, यानी कि विशेषता होती है, बौद्धिक विकास की एक विशेषता है। राइट आंसर देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति उनका बढ़ना, काल्पनिक भयों का अंत होना, सामाजिकता में बढ़ती रुचि। सामाजिकता में समझ रहे हैं, मतलब उनकी अगर अच्छाई करने लगो, बुराई करने लगो, तो आप खुद ही देख जाएगा, अगर आसपास वो बालक घूम रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या उनकी रुचि होती है, कैसे वो अपना एक तरह से संवेग प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर, है ना। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा साथियों, इसमें बताइए तो क्या होगा। 25 का जो भाषा विज्ञान में संबंध है, चोमस्की का है। किसका है? चोमस्की दोस्तों, याद रखिए चोमस्की राइट होगा। अगला देखिएगा थार्नडाइक का। आगे भाई, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? किस शीर्षक से? ये तो बहुत आसान प्रश्न है भाई। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए। थार्नडाइक ने अधिगम के प्रयास में भूल कर, यही तो किया था भाई, अधिगम अधिगम के प्रयास में भूल नामक शीर्षक से सिद्ध किया था, याद रखेंगे, यही राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा 27 का बताइएगा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग का विलंब विकास से संबंधित है? भैया ये तो आसान प्रश्न है, इसको सारे बच्चों को सही करना है भाई। देखिए 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों, 8 से 10 वर्ष में एवं सामाजिकरण, यही राइट आंसर होगा इसका। अगला चलिएगा, अगला चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था की बात करता है साथियों ना, तृतीय अवस्था की बात कर रहा है, मतलब कि हमको पहला दूसरा तीसरा पता होना चाहिए, पहला दूसरा, तभी तृतीय में जा सकते हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या संवेगी, या फिर संवेदी पेशी अवस्था होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक सक्रिय अवस्था होता है। और जो तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक या वैचारिक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होता है तीसरा। तो तीसरा क्या है भैया? औपचारिक या फिर संक्रिय अवस्था, यानी कि हमारा यही राइट आंसर होगा, सी। सी इज योर राइट आंसर होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर? मूर्त होगा साथियों, मूर्त संक्रिय अवस्था होगा ना, कि यह होगा ना। एक मिनट फिर से पढ़ने दीजिए। मूर्त संक्रियात्मक हमने बोला है ना, मूर्त संक्रियात्मक या वैचारिक स्थूल संक्रियात्मक, तो स्थूल नहीं दिया है, यानी कि मूर्त दिया है, तो मूर्त हमारा बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, है ना। और जो चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक है या फिर औपचारिक अवस्था होता है, यानी कि ये वाला तुम्हारा चौथा में आ जाएगा ना, है ना। तो ये हमारा बी इज राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर होगा, तीसरा यह है। तो क्रम से याद रखना है आपको, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा यह चीज़, आप देख सकते हैं, बाद में इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ में जब दे देंगे हम। इसका बताइएगा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 29 का, बता देंगे 29 का राइट आंसर दोस्तों। देखिए प्रेरणा हो गया, रुचि हो गया, अधिगम की इच्छा हो गई, रुचिकर शिक्षण विधियां हो गया, कक्षा का वातावरण हो गया, मानसिक स्थिति हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब होते हैं इसमें। यानी कि इसका डी जो है राइट आंसर, विषय वस्तु का स्वरूप दोस्तों, ये इसमें शामिल नहीं होता है। यानी रुचि वगैरह शामिल होता है, लेकिन यह नहीं शामिल, विषय वस्तु का स्वरूप नहीं मतलब हमको। अगला देखिए, लास्ट लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे अपना आंसर कितना सही किया आपने। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर जो तीसरा है दोस्तों, सामाजिक मूल्य देखिए कौन सा है? सहायता परक व्यवहार दोस्तों, यही होगा, है ना, यही होगा राइट आंसर, सी। सी आपका राइट आंसर। दोस्तों बताएंगे कितना आपने किया है। 25 प्लस जितने भी प्रशिक्षक आया है वो अपने आप को बेहतरीन माने, और 120 प्लस निश्चित मान ले भाई। इसमें अगर आप ला रहे हो ना 25, तो मैथ को पूरा 30 में 30 लाओगे आप, हमारी गारंटी है। हिंदी में 30 में 30 लाओगे, हमारी गारंटी है। और इन्वायरमेंट में भी 30 में 30 में लाओगे, हमारी गारंटी है। तीनों चीज़ें चल रही हैं क्लास में, देखिए आप। और इसमें भी आप लाओगे अच्छे नंबर, हमको पूरी गारंटी है भाई। आप 120 लाओगे लाओगे लाओगे, प्लस लाओगे, ठीक है। कल मिलते हैं
हिंदी के टेस्ट के साथ, और यह टेस्ट आप डेली सॉल्व करिए। प्लेलिस्ट में सब कुछ अपडेट करके दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना गया है सारे सारे सब्जेक्ट का। आप इसका PDF जो है टेलीग्राम पर आ जाइए, मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद एंड सभी को गुड नाइट।